बगदाद में दो भाई रहते थे। बड़े भाई रहमत बचपन से ही अंधे थे, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहते थे। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उनकी अक्ल इतनी तेज और बसीरत इतनी गहरी थी कि जिंदगी के तजुर्बों ने उन्हें वो समझ दे दी थी जो देखने वालों के पास भी कम ही होती है। वो हवा के झोंकों, कदमों की थाप, आवाजों की लय और चीजों की बनावट छूकर इस तरह पहचान लेते थे जैसे उनके पास पूरी बिनाई हो। छोटा भाई सलीम खेती बाड़ी करता था, मगर जंगली जानवर बार बार आकर फसल तबाह कर देते। सलीम ने कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिर एक दिन उसे ख्याल आया कि बड़े भाई रहमत की मदद ली जाए। उसने खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और रहमत को वहां बिठा दिया। बोला, भाई जब भी तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज कर देना, वो डरकर भाग जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। रहमत ने हामी भर ली और उसी दिन से वो खेत में रहने लगे। जैसे ही उन्हें किसी जानवर की हल्की सी हलचल का एहसास होता, वो बुलंद आवाज निकालते, जानवर घबरा कर भाग जाते और रहमत फिर झोपड़ी में जा बैठते। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक हरिण तेजी से दौड़ता हुआ आया, बाड़ तोड़ता गुजर गया। उसके पीछे बादशाह अपने सिपाहियों समेत शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गए। बादशाह ने रहमत को देखा और पूछा, ऐ शख्स, क्या तुमने यहां से कोई जानवर गुजरते देखा है? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब मैं तो अंधा हूं, देख कुछ नहीं सकता, मगर जो हरिण यहां से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक नहीं। मेरा मशवरा है कि आप अपना वक्त जाया न करें। बादशाह हैरान रह गए, सोचने लगे, ये अंधा कैसे जानता है कि मैं हरिण का पीछा कर रहा था। बोले, एक तरफ तुम कहते हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरी तरफ जानवर की पहचान भी बता रहे हो, आखिर ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रहमत ने नरमी से अर्ज की, हुजूर, जिसे आप हरिण समझ रहे हैं वो दरअसल मादा हरिणी है और वो पेट से है। आप जैसे इंसाफ पसंद के लिए मुनासिब नहीं कि एक होने वाली मां का शिकार करें, इसलिए अर्ज किया कि वो आपके लायक नहीं। बेहतर है आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। यह सुनकर बादशाह और भी हैरान हो गए। सोचने लगे, ये शख्स जाहिर में कुछ नहीं देख सकता, मगर इसकी बसीरत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। अभी तक उन्हें यकीन नहीं आया कि एक अंधे को पेट से होने की बात कैसे पता चली। फौरन एक सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया, मैं उस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूं। अगर ये अंधा इतनी पक्की बात कह रहा है तो मैं इसकी सच्चाई जरूर जांचूंगा। सिपाही घोड़ा दौड़ाता निकला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि हरिणी एक दरख्त के नीचे सांस फूली खड़ी है और पेट से साफ जाहिर है कि पेट से है। सिपाही हैरान होकर वापस आया और अर्ज की, हुजूर, इस अंधे ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, वो सचमुच पेट से हरिणी है। ये सुनकर बादशाह सन्न रह गए। सोचने लगे, एक अंधा इतनी बारीक बात कैसे जान सकता है? उन्होंने फैसला किया कि ये भेद जरूर खोलेंगे। रहमत से बोले, देखो भाई, मुझे यकीन नहीं कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? रहमत ने तज्जुम से कहा, जनाब, आप जो चाहें पूछें, मैं सच सच बताऊंगा। बादशाह ने पूछा, एक तरफ तुम कहते हो तुम नाबीना हो, दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो पेट से हरिणी है। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? यहां तो बहुत से जानवर आते होंगे। रहमत ने जवाब दिया, हुजूर, जब वो हरिणी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया कि वो नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं, अगर वो हरिण होता तो आसानी से उछलकर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो पेट से है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। बादशाह ने दोबारा पूछा, और तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वो हरिणी थी, कोई दूसरा जानवर नहीं? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूं। सच है कि अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, मगर उसके बदले में मुझे अकल और सुनने महसूस करने की जबरदस्त कव्वत अता की है। मैं कदमों की आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूं ताकि वो भाग जाए और मेरी फसल महफूज रहे। उसकी बातें सुनकर बादशाह ने सोचा, ये नौजवान बज़ाहिर अंधा है, मगर उसकी अकल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है।
यह सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि इतना फहमीदा और दाना आदमी उनके दरबार में होना चाहिए। उन्होंने रहमत को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंचकर बादशाह ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। रहमत ने मुद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, जनाब, मेरा नाम रहमत है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद रहमत ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। रहमत ने बादशाह को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, रहमत, तुम जैसे अक्लमंद और दूर अंदेश आदमी की मैं बहुत कद्र करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में मुलाजिम रखना चाहता हूं। अगले दिन बादशाह ने रहमत को अपने पास बुलाया और कहा, रहमत, तुम बहुत ज़हीन और फहमीदा आदमी हो। तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने वालिदैन की हकीकी औलाद हूं या किसी और की? रहमत ने मुद्दबाना अंदाज में कहा, जनाब, आपको इस बात से क्या गर्ज होनी चाहिए? आप सल्तनत के बादशाह हैं। बेहतर है कि यह सवाल दिल से निकाल दें। बादशाह ने संजीदगी से कहा, नहीं, यह सवाल बरसों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी वालिदा से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूं। मेरे वालिद तो दुनिया से जा चुके हैं। रहमत ने कहा, जनाब, मुझे आपकी वालिदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसके फर्जंद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूं जो भी तुम कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। रहमत ने आहिस्ता से कहा, जनाब, असल बात यह है कि आप एक कंजूस ताजिर की औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी मुंतकिल हो गई है। यह सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधा अपनी वालिदा के पास जा पहुंचा। गुस्से में बोला, मां, सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने वालिद का बेटा हूं? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मल्लिका ने कांपते हुए कहा, बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमें औलाद नसीब नहीं थी। मैं और तुम्हारे वालिद तुम्हें एक ताजिर के घर से लेकर आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वो ताजिर तुम्हारे वालिद के करीबी दोस्त थे, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक हादसे में उनका घर जल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। बस तुम जिंदा बच गए थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, लेकिन यह सच है कि तुम हमारा खून नहीं हो। यह सुनकर बादशाह खामोश खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फिर वो महल से वापस रहमत के पास आया और बोला, रहमत, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस ताजिर थे? रहमत ने नरमी से कहा, जनाब, अगर आप सचमुच एक बादशाह की औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके दुरुस्त जवाब सुनकर अब तक आपने मुझे इनाम व इकराम से नवाज दिया होता, लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपकी असल नस्ल की पहचान थी कि मैं समझ गया था कि आप किसी कंजूस ताजिर की औलाद हैं, न कि किसी बादशाह की। बादशाह ने यह बात सुनी तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो बोला, रहमत, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं अपनी ये कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। यह कहकर बादशाह ने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली रहमत के हाथ में दे दी और कहा, रहमत, मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वो तुम अपने सीने में ही महफूज रखोगे। रहमत ने आजिज़ी से जवाब दिया, जनाब, मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम है, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। बादशाह खुश होकर बोला, रहमत, आज से तुम मेरे खास लोगों में से हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम अपनी अक्ल फरासत से यह जान सकते हो कि हकीकत क्या है? रहमत ने सोचकर कहा, जनाब, यह मामला बहुत नाजुक है, मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं दरबार के सभी वजीरों और अमीरों से मुलाकात करके अंदाजा लगा सकता हूं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही। बादशाह ने कहा, ठीक है रहमत, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार ले चलूंगा। अगर तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले दिन बादशाह रहमत को अपने साथ दरबार ले आया। दरबार में सभी वजीर, मुशीर और अमीर जमा थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया,
आज से रहमत हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए कि बादशाह एक नाबीना आदमी को दरबारी क्यों बना रहा है, मगर बादशाह खामोश था। रहमत भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर बादशाह ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उसने वजीरों से रियासत के मामलात पर सवाल किए। हर वजीर ने तफसील से जवाब दिया। रहमत खामोश बैठा, सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो बादशाह ने रहमत को अकेले एक कमरे में बुलाया। वहां रहमत ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, वजीर सज्जाद की हरकतें मामूल से हटकर हैं। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वो बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वो हमेशा मुकम्मल नहीं होता। उसकी ये आदत इसलिए है कि झूठ को दोहराए तो सच लगने लगता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि वजीर सज्जाद की खुफिया जांच की जाए। वो यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। बादशाह ने फौरन अपने सबसे काबिल एतमाद सिपह सालार को बुलाकर कहा, सज्जाद पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक ये मालूम किया जाए कि वो कहां जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ राब्ते में है। ये सारी मालूमात मुझे फराहम की जाए। सिपह सालार ने कुछ खास जासूसों को तैनात किया जो वजीर के पीछे लग गए। कुछ दिनों बाद सिपह सालार ने रिपोर्ट पेश की, महाराज पनाह, वजीर सज्जाद सचमुच एक साजिश कर रहा है। वो पड़ोसी दुश्मन बादशाह के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में मशगूल है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी कम करवा दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है। यह खबर सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने रहमत से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। रहमत ने नरमी से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो एक चाल चलने की तजवीज है। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूं कि अगर वजीर सचमुच गद्दार है तो वो खुद अपने हाथों से अपना पर्दाफाश कर देगा। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी तदबीर? रहमत मुस्कुराया, कल के दरबार में आप ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर सज्जाद सचमुच वफादार है तो खुश होगा, लेकिन अगर वो दगाबाज है तो उसके चेहरे से सब कुछ आयान हो जाएगा। बादशाह ने रजामंदी में सर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। सब वजीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद वजीर को दी जाएगी। ये सुनते ही वजीर सज्जाद का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से बोला, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूं। रहमत ने चुपचाप उसकी बौखलाहट सुनी। फिर आहिस्ता से बादशाह से कहा, महाराज, अब आपके शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वो अपनी दियानतदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। बादशाह ने सिपह सालार को इशारा किया, सज्जाद को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर वजीर को पकड़ लिया। उसके थैले से दुश्मन रियासत के खतूत और सोने के सिक्के बरामद हुए। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया और रहमत से कहा, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं, बल्कि मेरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे मुशीर नहीं, मेरे भाई की तरह हो। रहमत ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ वो सुनता हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असल अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। बादशाह ने खुश होकर हुक्म दिया कि रहमत को सोने की एक और थैली और इज्जत व मर्तबा दिया जाए। यूं एक नाबीना मगर अक्लमंद शख्स ने न सिर्फ बादशाह का भरोसा जीता, बल्कि पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। बादशाह ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी। फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन रहमत को बुलाया जाए। कुछ देर बाद रहमत आया तो बादशाह ने कहा, रहमत, ये ताजिर एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। ये दावा करता है कि दुनिया में इसके बराबर कोई घोड़ा नहीं, लेकिन इसकी कीमत 20,000 अशरफियां है। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे यह घोड़ा खरीदना चाहिए? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह मैं अलबत्ता अंधा हूं, मगर मेरी समात बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा करीब लाया जाए ताकि मैं इसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं
कि यह कैसा है। बादशाह ने इशारा किया और घोड़े को रहमत के करीब लाया गया। रहमत ने अपने कान जरा सा झुकाए और बोला, जहां पनाह, इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। इसके सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल में यह घोड़ा बीमार है या फिर बहुत ज्यादा थकाया गया है। इसकी कीमत एक अशरफी भी ज्यादा है। यह सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वो जल्द संभल कर बोला, यह आदमी अंधा है, इसे घोड़ों का क्या इल्म, यह तो झूठ बोल रहा है। बादशाह ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाए और शाही तबीब से इसका मुआयना करवाया जाए। कुछ ही देर बाद तबीब वापस आया और कहा, जहां पनाह, रहमत बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। यह घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। इसे दौड़ाने पर यह किसी भी वक्त गिर सकता है। यह सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, झूठ बोलने की हिमाकत कैसे की तूने, और सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर रहमत की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, रहमत, तुम सचमुच मेरे लिए खुदा का इनाम हो। तुम्हारी दानिश ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। रहमत ने आजिजी से जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब आपके एतबार का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इसके बाद बादशाह ने रहमत को मजीद इज्जत दी और उसे दरबार में खास मुशीर के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब बादशाह कोई भी फैसला करने से पहले रहमत की राय जरूर लेता था।